हम लोग स्वर संधि का वर्णन कर रहे हैं, स्वर संधि पर चर्चा कर रहे हैं और स्वर संधि के अंतर्गत हम लोग दीर्घ स्वर संधि पर चर्चा कर रहे थे। दीर्घ स्वर संधि पर चर्चा करने के क्रम में हम लोग इसके दूसरे नियम अर्थात जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई अथवा दीर्घ ई हो तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई हो तो संधि होने की स्थिति में या मेल होने की स्थिति में दोनों के स्थान पर दीर्घ ई का एकादेश हो जाता है। उस नियम के क्रम में हमने देखा कि द्वितीय नियम के आधार पर 4 स्थितियां निर्मित होती हैं। पहला होता है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण या पहला वर्ण क्या हो, ह्रस्व ई हो, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई का एकादेश हो जाता है। उसी प्रकार दीर्घ ई और ह्रस्व ई का जब मेल होता है तो उसके स्थान पर दीर्घ ई का आदेश हो जाता है। द्वितीय नियम के आधार पर जो तीसरी स्थिति बनती है उसमें क्या होता है कि उसमें प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होता है वह ह्रस्व ई होता है और अंतिम पद का जो प्रथम वर्ण होता है वह दीर्घ ई होता है। तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो दीर्घ ई का एकादेश हो जाता है। इस नियम के आधार पर या इस स्थिति के आधार पर हम लोगों ने 2 शब्दों का मेल देख लिया। छित और ईस का मेल होने पर छितीस बनता है और कपि और ईस का मेल होने पर कपीस बनता है। 2 शब्द हो गए। इसी प्रकार से हम लोग एक शब्द और एक संधि और देख लेते हैं, परिधन इच्छा। परिधन इच्छा, जब परि और इच्छा दोनों का मेल होता है तो दीर्घ स्वर संधि के द्वारा शब्द क्या बनता है, शब्द बनता है परीक्षा। यहाँ र का ई और र का ह्रस्व ई और इच्छा का दीर्घ ई मिल करके यहाँ दीर्घ ई बना लेते हैं, जिससे कौन सा शब्द बनता है, जिससे बनता है परीक्षा। उसी प्रकार से और एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है, हरि का मेल जब ईस से होता है, हरि का मेल जब ईस से होता है तो क्या शब्द बनता है, हरीश बनता है। कौन सा शब्द बनता है, हरीश बनता है। उसी प्रकार हम लोग ह्रस्व ई और दीर्घ ई के मेल से जो दीर्घ ई का एकादेश होता है उसका हम लोग कुछ उदाहरण देखें। एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे जब मुनि शब्द का मेल ईश्वर से होता है, मुनि शब्द का मेल जब ईश्वर से होता है तो शब्द मुनीश्वर बनता है। ह्रस्व ई और दीर्घ ई के मेल से जो एकादेश होता है वह दीर्घ ई का होता है। इतना हम लोग समझ चुके हैं यह कैसे होता है, संधि की क्रिया कैसे होती है। संधि के 5 सोपान कौन कौन से हैं, तो हम लोगों ने जो संधि की अवधारणा का कक्षा पढ़ा था उसमें हमने बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया था, या इससे पूर्व की कक्षा में भाग 1 में हमने 2-3 शब्दों का वर्ण विच्छेद करके संधि करना सिखाया। अब द्वितीय नियम के आधार पर जो चौथी स्थिति निर्मित होती है, द्वितीय नियम के आधार पर जो चौथी स्थिति निर्मित होती है वह क्या होती है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण दीर्घ ई हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी दीर्घ ई हो तो दीर्घ ई और दीर्घ ई दोनों के मेल से दीर्घ ई का एकादेश हो जाता है। एकादेश का मतलब होता है कि दोनों वर्णों को हटा करके एक वर्ण आ जाना, यानी 2 वर्णों के स्थान पर एक ही वर्ण का आ जाना क्या कहलाता है, वह एकादेश की क्रिया कहलाती है। और हम लोग इसके पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि स्वर संधि में हमेशा आदेश की क्रिया होती है, वह चाहे एकादेश के रूप में हो अथवा आदेश के रूप में। तो हम लोग द्वितीय नियम के आधार पर जो चौथी स्थिति निर्मित होती है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण दीर्घ ई हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या हो, वह भी दीर्घ ई हो, तो दोनों का मेल होने पर क्या बनता है, दीर्घ ई बन जाता है। इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो इसका पहला उदाहरण है, जब श्री का मेल ईस से होता है, श्री का मेल ईस से होता है तो जो श्री में दीर्घ ई है और ईस का दीर्घ ई यह मिल करके क्या बना लेते हैं, दीर्घ ई बना लेते हैं। तो शब्द क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है श्रीश। उसी प्रकार से एक शब्द है, जब सती का मेल ईस से होता है, जब सती का मेल ईस से होता है
तो कौन सा शब्द बनता है? तो शब्द बनता है सतीश। सतीश लिखते समय कुछ लोग हम देखते हैं इस प्रकार से लिख देते हैं, तो आप लोग देख लीजिए कि सतीश शब्द जो है वह सती और इस के मेल से बना हुआ है, तो सतीश इस प्रकार लिखा जाएगा। इस प्रकार से लिखने पर वह वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाएगा। हालांकि नाम है तो नाम को हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी वर्तनी में लिख सकते हैं। नाम लेखन में यह छूट होता है। उसी प्रकार एक शब्द और देख लेते हैं। जब नारी शब्द का मेल ईश्वर से होता है तो क्या शब्द बनता है? नारीश्वर। नारी का मेल जब ईश्वर शब्द से होता है तो कौन सा शब्द बन जाता है? तो शब्द बन जाता है नारीश्वर। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं। यहाँ जो नारी में र पर दीर्घ ई है और ईश्वर का जो दीर्घ ई है, यह दोनों मिलकर के क्या कर लेते हैं? यह दोनों मिलकर के दीर्घ ई का एकादेश कर लेते हैं। दीर्घ ई का क्या कर लेते हैं? एकादेश कर लेते हैं। इसी प्रकार एक शब्द है, जब धरणी का मेल ईश से होता है, जब धरणी का मेल ईश से होता है तो शब्द क्या बनता है? तो शब्द बन जाता है धरणीश। तो कौन सा शब्द बनता है? शब्द बनता है धरणीश। उसी प्रकार से एक शब्द है, फणी का मेल जब ईश से होता है, फणी माने होता है सर्प और ईश माने होता है मालिक, तो सर्पों का मालिक या सर्पों का राजा कौन है? तो शेषना को कहा जाता है। वह शब्द बन जाता है फणीश। यदि ईश्वर का मेल होगा तो फणीश्वर बन जाएगा। यानी जो दीर्घ स्वर संधि का द्वितीय नियम होता है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई हो तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई हो तो संधि होने की दशा में दोनों के स्थान पर दीर्घ ई का एकादेश हो जाता है। इस नियम के आधार पर चार स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी? कि पहले ह्रस्व ई हो, बाद में भी ह्रस्व ई हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगा। दूसरी स्थिति क्या है? कि पहले ह्रस्व ई हो, बाद में दीर्घ ई हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है। तीसरी स्थिति है कि पहले दीर्घ ई हो, बाद में ह्रस्व ई, दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है। चौथी स्थिति होती है कि पहले ह्रस्व ई हो, पहले दीर्घ ई हो और बाद में भी दीर्घ ई हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई का एकादेश हो जाता है। अब आइए दीर्घ स्वर संधि का जो तृतीय नियम है हम उसको देख लेते हैं। दीर्घ, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। दीर्घ स्वर संधि का जो तृतीय नियम होता है वह क्या है? दीर्घ स्वर संधि का तृतीय नियम, इस हम लोग नियम को पहले भाग एक में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, यहां हम संक्षेप में लिख दे रहे हैं। इसमें क्या है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? ह्रस्व ऊ हो अथवा ह्रस्व ऊ हो अथवा दीर्घ ऊ हो। फिर है द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? ह्रस्व ऊ हो अथवा दीर्घ ऊ हो। इन दोनों के स्थान पर एकादेश होकर के क्या हो जाता है? तो दीर्घ ऊ हो जाता है। इन दोनों के स्थान पर एकादेश की क्रिया होकर के क्या हो जाता है? दीर्घ ऊ हो जाता है। यानी नियम क्या है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व ऊ अथवा दीर्घ ऊ हो तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण ह्रस्व ऊ अथवा दीर्घ ऊ हो तो संधि होने की दशा में या मेल होने की दशा में दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ का एकादेश हो जाता है। यानी दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ आ जाएगा। तृतीय नियम के आधार पर
4 स्थितियां बनती हैं। तृतीय नियम के आधार पर 4 स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी हैं? इसमें पहली स्थिति होती है कि ह्रस्व उ और ह्रस्व उ का मेल हो तो किसका एकादेश हो जाता है? दीर्घ उ का एकादेश हो जाता है। यानी ह्रस्व उ और ह्रस्व उ का मेल हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ उ हो जाएगा। उदाहरण कुछ लोग कुछ देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण है भानु, और भानु का क्या हो? उदय हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि भा है और न हलंत कर देंगे, यहाँ ह्रस्व उ प्लस उदय का ह्रस्व और दय, ह्रस्व उ क्या मिलके हो जाएंगे? दीर्घ उ हो जाएंगे। तो शब्द क्या बना? भा न दीर्घ उ दय और ए है। तो शब्द क्या बन जाता है? भानुदय। यानी भानु और उदय जब मिलेंगे तो कौन सा शब्द बना लेंगे? शब्द बना लेंगे भानुदय। कौन सा शब्द बना लेंगे? तो शब्द बना लेंगे भानुदय। ठीक है। उसी प्रकार से एक दूसरा शब्द है, जब मधु का मेल उत्सव से होता है, मधु का मेल उत्सव से होता है तो धू का ह्रस्व उ और उत्सव का ह्रस्व उ दोनों मिलकर के दीर्घ उ बना लेते हैं। तो शब्द क्या बन जाता है? मधुत्सव। उम्मीद है कि यह बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ हमने उसको संधि विच्छेद की क्रिया द्वारा इसको हल कर दिया। इस प्रकार तीसरा क्या होता है? तीसरा शब्द है जब मृत्यु का मेल उपरांत से होता है। मृत्यु का मेल उपरांत से होता है तो शब्द क्या बन जाता है? मृत्यु परांत। मृत्यु परांत शब्द बन जाता है मृत्यु परांत। इसको कुछ लोग मृत्यु परांत लिख देते हैं, जो कि वर्तनी की दृष्टि से गलत है। मरणोपरांत सही है, मरणोपरांत सही है, लेकिन मृत्युपरांत सही नहीं है। वह शब्द क्या है? मृत्युपरांत। क्योंकि यहाँ ह्रस्व उ है और यहाँ ह्रस्व उ है, यह दोनों ह्रस्व उ मिलकर के दीर्घ उ हो जाते हैं। और मरणोपरांत क्यों होता है? क्योंकि यह मरण का मेल उपरांत से होता है। मरण का मेल उपरांत से होता है तो यहाँ ए और उ का मेल होकर के ओ बन जाता है। वह क्या हुआ है? हम लोग देखेंगे गुण स्वर संधि के अंतर्गत। तो तीसरा हुआ मृत्यु और उपरांत का जब मेल होता है तो क्या शब्द बन जाता है? मृत्यु उपरांत बन जाता है। उसी प्रकार से एक शब्द है जब गुरु का मेल उपदेश से होता है। गुरु का मेल जब उपदेश से होता है तो शब्द क्या बनता है? तो शब्द बन जाता है गुरु उपदेश। शब्द क्या बन जाता है? तो शब्द बन जाता है गुरु उपदेश। इसी प्रकार से एक शब्द और देख लेते हैं। शब्द क्या है? जब अनु का मेल उत्तर से होता है तो शब्द क्या बन जाता है? अनुत्तर। शब्द क्या बन जाता है? अनुत्तर। यानी तृतीय नियम के आधार पर जो 4 स्थितियां बनती हैं उसमें हमने ह्रस्व उ और ह्रस्व उ का मेल होने पर क्या बन जाता है? तो दीर्घ उ का एकादेश हो जाता है। आइए हम लोग दूसरी स्थिति देख लेते हैं। दूसरी स्थिति में क्या होता है? दूसरी स्थिति में क्या होता है कि जब ह्रस्व उ और दीर्घ उ का मेल होता है तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? दीर्घ उ का एकादेश हो जाता है। दीर्घ उ का क्या हो जाता है? एकादेश। यानी जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व उ हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण दीर्घ उ हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? तो दोनों के स्थान पर दीर्घ उ का एकादेश हो जाता है। शब्द क्या बन सकते हैं? एक उदाहरण है, जब लघु का मेल ऊर्मी से होता है। लघु का मेल ऊर्मी से होता है तो शब्द क्या बन जाता है? लघूर्मी।
लघु माने होता है छोटा, और उर्मी माने होता है जो क्या कहते हैं, पानी का बहाव या लहर। पानी का बहाव या लहर को उर्मी कहा जाता है। उसी प्रकार से एक शब्द है जब मंजू का मेल उषा से होता है, मंजू का मेल उषा से होता है तो शब्द क्या बन जाता है, तो शब्द बन जाता है मंजूषा। मंजू का मेल जब उषा से होता है तो शब्द क्या बन जाता है, मंजूषा। शब्द क्या बन जाता है, मंजूषा। उसी प्रकार से एक शब्द और देख लेते हैं, क्योंकि ये ऊ वाला उदाहरण जो होता है यह बहुत ही कम है, यानी 8 या 10 उदाहरण है। यदि हम इनको अच्छी तरह समझ लेंगे तो हमारा कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो धातु और उष्मा का जब मेल होता है तो शब्द क्या बन जाता है, धातु उष्मा। यानी ऊ जो होता है वह क्या हो जाता है, वह दीर्घ में बदल जाता है। ऊ क्या होता है, वह दीर्घ में बदल जाता है। ऊ क्या होता है, वह दीर्घ में बदल जाता है। उसी प्रकार से एक शब्द है अम्ब का मेल जब उर्म से होता है तो क्या बन जाता है, अम्बोर में बन जाता है। यानी अम्ब माने होता है पानी और उर्मी माने होता है लहर, यानी पानी का लहर। अम्ब और उर्मी का जब मेल होता है तो शब्द क्या बन जाता है, अम्बोर में बन जाता है। इसी प्रकार से एक शब्द है लघु का मेल जब ऊर्जा से हो जाता है तो शब्द क्या बन जाता है, लघूर्जा बन जाता है। शब्द क्या बन जाता है, लघूर्जा बन जाता है। शब्द क्या बन जाता है, लघूर्जा बन जाता है। लघु और ऊर्जा का जब मेल होता है तो शब्द क्या बन जाता है, लघूर्जा बन जाता है। तो हमने 4-5 उदाहरण देख लिए। तृतीय नियम के आधार पर जो तीसरी स्थिति बनती है वह क्या होता है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण दीर्घ हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण ह्रस्व हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ का एकादेश हो जाता है। यानी तृतीय स्थिति क्या बनती है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण दीर्घ ऊ हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण ह्रस्व ऊ हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ का एकादेश हो जाता है। दीर्घ ऊ का क्या हो जाता है, एकादेश हो जाता है। इसका हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका पहला उदाहरण है वधु का मेल जब उत्सव से होता है। वधु का मेल जब उत्सव से होता है तो जो वधु के ध में दीर्घ ऊ है और उत्सव में जो ऊ है वह ह्रस्व ऊ है। यह इन दोनों के मेल से क्या हो जाता है, इन दोनों के मेल से शब्द बन जाता है वधूत्सव। क्या शब्द बन जाता है, वधूत्सव बन जाता है। यानी जो ध का दीर्घ ऊ है और उत्सव का ह्रस्व ऊ है, इन दोनों के स्थान पर एकादेश होकर के दीर्घ ऊ बन जाता है। उसी प्रकार से हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। वह क्या है, वह है जब भू का मेल उद्धार से होता है। भू का मेल उद्धार से होता है तो शब्द क्या बन जाता है, भू उद्धार बन जाता है। शब्द क्या बन जाता है, भू उद्धार बन जाता है। हालांकि उद्धार को भी हम लोग संधि विच्छेद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो हम लोग केवल दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो हम लोग केवल इसी को ही देखेंगे। फिर है उसी प्रकार एक शब्द है चमू का मेल जब उत्साह से होता है। चमू का मेल जब उत्साह से होता है तो शब्द क्या बन जाता है, चमूत्साह। चमू माने होता है सेना और उत्साह का मतलब होता है जोश से लिया जाता है। जब चमू का मेल उत्साह से होता है तो शब्द क्या बन जाता है, चमू उत्साह बन जाता है। उसी प्रकार से एक शब्द है जब भू का मेल उत्तम से हो जाता है। भू का मेल उत्तम से हो जाता है तो शब्द क्या बन जाता है, भूत्तम। क्या शब्द बन जाता है, भूत्तम। इसी प्रकार से एक शब्द हम लोग और देख लेते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं। वह क्या है कि जब बधू का मेल उल्लास से होता है
तो शब्द क्या बन जाता है, वधोल्लास। हालांकि उल्लास को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यंजन संधि के द्वारा इसको भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो हम लोग केवल यहाँ इसे देखें। अब तृतीय नियम के आधार पर जो चौथी स्थिति बनती है, वह चौथी स्थिति क्या है कि दीर्घ ऊ का मेल जब दीर्घ ऊ से हो तो इन दोनों के स्थान पर किसका एकादेश हो जाता है, तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ का एकादेश हो जाता है। तो कौन इसमें कौन कौन से उदाहरण हैं, तो इसमें भी बहुत थोड़े उदाहरण हैं। हम लोग यदि ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ का उदाहरण देख लें तो अधिकतम 10 शब्दों में ही यह दोनों सिमट जाएंगे, अधिकतम 10 शब्दों में ही यह लोग दोनों सिमट जाएंगे। इसके हम एक बार अलग से चर्चा कर लेंगे। अभी नियम देख लेते हैं। तो पहला है कि ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ का जो मेल होता है तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ का एकादेश होता है। तो पहला इसका उदाहरण देख लेते हैं। जब भू का मेल ऊर्जा से होता है तो कौन सा शब्द बनता है, तो शब्द बनता है भूर्जा। कौन सा शब्द बनता है, भूर्जा शब्द बनता है। उसी प्रकार से इसका हम लोग दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। यानी जब भू का मेल ऊर्जा से हो जाता है तो शब्द क्या बनता है, भूर्जा। उसी प्रकार जब सरयू का मेल ऊर्मी से होता है, सरयू का मेल जब ऊर्मी से होता है तो शब्द क्या बन जाता है, सरयूर्मी। यानी सरयू की लहर से इसका तात्पर्य हुआ। सरयू नदी है और उर्मी माने होता है लहर। तो शब्द क्या बन जाता है कि सरयू का लहर। उसी प्रकार एक शब्द है भू का मेल जब ऊष्मा से हो जाता है, भू का मेल जब ऊष्मा से हो जाता है तो शब्द क्या बन जाता है, भूष्मा। शब्द क्या बन जाता है, भूष्मा। इसका चौथा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। इसका चौथा उदाहरण क्या हो जाता है कि जब भू का मेल ऊर्ध्व से होता है, भू का मेल ऊर्ध्व से होता है तो शब्द क्या बनता है, भूर्ध्व। शब्द क्या बन जाता है, तो शब्द बन जाता है भूर्ध्व। यानी हम लोग देखते हैं कि जो ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ का जो मेल है, या ऊ अथवा दीर्घ ऊ का जो मेल है, इसमें बहुत ही सीमित शब्द हैं। यदि हम इन सबको देख ले तो यह हमको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। और एक शब्द देख लेते हैं। वधू का मेल जब ऊर्मी से होता है तो शब्द क्या बनता है, वधूर्मी। उम्मीद है कि यहां तक बातें आप लोग समझ गए होंगे। फिर दीर्घ स्वर संधि का जो चौथा नियम है उसको हम लोग आइए देख लेते हैं। इसको मिटाते नहीं, बार बार लिखना पड़ता है। दीर्घ स्वर संधि का जो चतुर्थ नियम है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि का जो चतुर्थ नियम है, दीर्घ स्वर संधि का जो चतुर्थ नियम है वह क्या है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण री हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, री हो। तो इन दोनों के स्थान पर नियमतः तो दीर्घ री का एकादेश होना चाहिए। लेकिन हिंदी में क्या प्रयोग होता है, तो हिंदी में ह्रस्व ई का ही प्रयोग होता है। क्या होता है, ह्रस्व ई का प्रयोग होता है। इस नियम के आधार पर क्या होता है, इस नियम के आधार पर केवल एक स्थिति बनती है। चतुर्थ नियम के आधार पर, चतुर्थ नियम के आधार पर केवल एक स्थिति बनती है, केवल एक स्थिति बनती है। वह कौन सी है, तो वह है ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई का मेल बनता क्या है, ह्रस्व ई। क्या बनता है, बनना तो चाहिए नियमतः दीर्घ ई, लेकिन हिंदी में जो प्रचलन है वह ह्रस्व ई का है। लेकिन यदि परीक्षा में
दीर्घ दीर्घ री से शब्द पूछे जाते हैं या दीर्घ री विकल्प में दिया रहता है तो हम लोगों को दीर्घ री ही लिखना है। तो इसमें कौन सा है, इसमें है, उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। पहला है, जैसे है, पहला है मातृका मेल, जब मातृका मेल जब ऋण से होता है तो शब्द क्या बनता है, तो शब्द बनता है मातृण। इसको इस प्रकार से भी लिखा रहता है, यह दोनों ही, यह हिंदी में सही माना जाता है। उसी प्रकार एक शब्द है पितृ का मेल, जब ऋण से होता है तो शब्द क्या बनता है, तो शब्द बनता है पितृण। यहाँ पर 2 बार री की मात्रा लगाई जा रही है, यानी यह री क्या है, यह दीर्घ रूप में, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यह है पितृण। उसी प्रकार से एक शब्द है भातृका मेल, जब ऋण से होता है तो शब्द क्या बनता है, तो शब्द बनता है भातृण या इसको भातृण, इसी प्रकार से लिख सकते हैं। एक शब्द और देख लेते हैं, जब मातृका मेल, जब मातृका मेल किससे होता है, ऋकार से होता है तो क्या बन जाता है, तो यह शब्द बन जाता है मातृकार। उसी प्रकार से एक शब्द है होत्रिका मेल, जब ऋकार से होता है तो क्या शब्द बन जाता है, शब्द बन जाता है होत्रिकार। लेकिन यदि विकल्प में होत्रिकार इस प्रकार से लिखा रहेगा और दीर्घ री वाला शब्द नहीं दिया रहेगा, विकल्प नहीं दिया रहेगा, तो हम इसको सही मान लेते हैं, क्योंकि हिंदी में दीर्घ री का कोई भी शब्द प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसको मान लिया जाता है। तो यहाँ तक की कक्षा जो है वह कल के वीडियो की थी, यानी जो भाग 1 का वीडियो था, किन्हीं कारणों से वीडियो बीच में ही बंद हो गया था, तो उस कक्षा को हम लोग पूरा कर दे रहे हैं। आइए हम लोग आज की कक्षा जो है, यानी कल के वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने संधि को देखा, अब आगे की कक्षा में हम लोग संधि विच्छेद को देखते हैं। तो आइए अब संधि विच्छेद क्या होता है, ये तो अभी तक हम लोगों ने संधि के विषय में पढ़ा, अब यहां से हम लोग संधि के विषय में देखते हैं। तो आज कक्षा हमारी कहां से शुरू हो रही है, तो कक्षा हमारी शुरू हो रही है संधि विच्छेद। परीक्षा में 2 अलग अलग शब्द दिए रहेंगे, हमको उनका संधि करना होता है, या एक संधियुक्त शब्द दिया रहता है, हमको उसका विच्छेद करना रहता है। तो हम लोग 2 शब्दों का संधि करना दीर्घ स्वर संधि के अंदर देख लिए हैं। अब यदि दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत एक संधियुक्त शब्द दिया रहेगा तो हम उसका कैसे संधि विच्छेद करेंगे, आइए आज की कक्षा में हम उसको देखते हैं। तो हम लोग अब एक संधियुक्त शब्द का संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, उसको करने के लिए क्या क्या नियम होते हैं, उसके विषय में देखते हैं, और ये हमारी कक्षा दीर्घ स्वर संधि पर आधारित है। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं संधि क्या होता है और संधि विच्छेद क्या होता है। तो जब 2 शब्द पास पास आते हैं तो पास आने वाले प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। यह वर्णों में जो विकार होता है, इसके कारण एक नवीन शब्द का निर्माण हो जाता है, यही क्या होता है, यही संधि की क्रिया होती है। संधि विच्छेद क्या है कि संधि विच्छेद क्या होता है, तो संधि की क्रिया में मेल किए हुए शब्दों को अलग अलग उनके मूल रूप में करने की क्रिया संधि विच्छेद होता है। संधि विच्छेद क्या होता है कि
संधियुक्त शब्द को उनके मेल करने वाले मूल शब्द के रूप में अलग अलग करना। संधि विच्छेद क्या होता है? तो संधि विच्छेद होता है कि संधि की क्रिया के फलस्वरूप जो नवीन शब्द प्राप्त होता है उस शब्दों को उनके मूल रूप में अलग अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? संधि विच्छेद कहलाती है। संधि विच्छेद करने के पश्चात क्या होना चाहिए कि शब्द की मूल भावना में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो संधि विच्छेद करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। संधि विच्छेद करते समय यह क्या है? संधि विच्छेद के नियम है। तो संधि विच्छेद करते समय निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। संधि विच्छेद करते समय क्या होना चाहिए कि हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। संधि विच्छेद करते समय हमको निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। पहला क्या है? पहला है कि शब्द का सही अर्थ ज्ञात होना चाहिए। संधि विच्छेद करते समय जो पहला शर्त होता है वह क्या होता है कि हमको जो शब्द मिला होता है उस शब्द का हमको सही अर्थ ज्ञात होना चाहिए या उसका अर्थ हम सही समझते हों। जिस शब्द का संधि विच्छेद करना है हमें उसका सही अर्थ ज्ञात होना चाहिए। शब्द का सही अर्थ ज्ञात न होने की दशा में जो हमारा संधि विच्छेद होगा वह क्या हो जाएगा? वह दोषपूर्ण हो जाएगा। यानी संधि विच्छेद करते समय पहली सावधानी क्या बरतनी चाहिए या पहला नियम क्या है कि शब्द का हमको सही अर्थ समझ में आना चाहिए। जिस शब्द का संधि विच्छेद करना है हमें उसका सही अर्थ ज्ञात करना चाहिए, अर्थात नहीं तो क्या होगा? विच्छेद गलत हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है, क्या है यह? वागीश। अभी हम लोग दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि में देखते हैं कि ह्रस्व अथवा दीर्घ ही हो तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। हम यहाँ ग के साथ क्या देख रहे हैं? ग के साथ यहाँ दीर्घ ई का मेल है, अर्थात हम यहाँ पर शब्द क्या लिख सकते हैं? यानी हम इसका विच्छेद कर सकते हैं किससे? दीर्घ स्वर संधि के द्वारा। तो क्या दीर्घ स्वर संधि के द्वारा इसका संधि विच्छेद करना उचित है? तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले वागीश का अर्थ समझना चाहिए। तो वागीश का अर्थ क्या होता है? वागीश का अर्थ होता है महान वक्ता अथवा अच्छे भाषण का स्वामी। महान वक्ता या अच्छे भाषण का स्वामी, यानी उस व्यक्ति को वागीश कहा जाता है जो बहुत ही अच्छा भाषण करता हो, बहुत ही अच्छा वक्ता, उसको क्या कहते हैं? वागीश कहते हैं। तो अच्छा वक्ता अच्छा वक्ता किससे कहां से आता है? तो अच्छा वक्ता हम उसको कहते हैं जो वाक्पटु हो। यानी हमें यहाँ क्या शब्द मिल जाएगा? यानी वाक होना चाहिए। यानी इसमें क्या आना चाहिए? वाक आना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? ईश होना चाहिए। यानी यदि हम वागीश माने महान वक्ता, अच्छे भाषण का स्वामी न जाने तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका हम लोग संभावित संधि विच्छेद क्या कर सकते हैं? तो संभावित संधि विच्छेद वागी
और ईस कर सकते हैं, अथवा वागी और ईस कर सकते हैं। लेकिन वागी और वागी यह दोनों शब्द कहीं भी वक्ता के अर्थ में, यह दोनों शब्द कहीं भी वक्ता के अर्थ में प्रयोग नहीं होते हैं। इसलिए नियम से तो सही हो जाएगा वागी धनीश या वाग धनीश, लेकिन क्या होगा, यह शब्द के सही अर्थ को यह दोनों क्या करेंगे, यह दोनों जो संधि विच्छेद रहेंगे यह वागीश शब्द के सही अर्थ को प्रदर्शित नहीं करेंगे। इसलिए क्या होगा, यह संधि विच्छेद दोषपूर्ण हो जाएगा। यह संधि विच्छेद क्या होगा, दोषपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि वागी और वाग शब्द का कोई सार्थक अर्थ ज्ञात नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई कि पहला क्या है कि हमको शब्द का सही अर्थ समझना चाहिए। यदि हम शब्द का सही अर्थ नहीं समझेंगे तो हम जो संधि विच्छेद करेंगे वो सरासर गलत हो जाएगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है कुश आसन। शब्द क्या है, कुश आसन, यानी कुश से बना हुआ आसन। क्या है, कुश से बना आसन। जब कुश से बना आसन है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वाक धन ईस। कुश से बना हुआ आसन, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कुश का मेल आसन से कर देंगे। यानी कुश आसन शब्द का क्या सही अर्थ हुआ कि कुश से बना हुआ आसन, लेकिन कोई इसको कु और शासन अर्थात खराब शासन या बुरा शासन, हालांकि कु और धन शासन का जो मेल है वह संयोग है, वह संधि की क्रिया नहीं है, फिर भी यदि हम कुश आसन को कुशासन समझेंगे, उसका अर्थ कुशासन से लगाएंगे, तो हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहने का यही मतलब है कि संधि विच्छेद करते समय पहला शर्त क्या होना चाहिए कि जो संधि युक्त शब्द दिया गया है हमको उसका सही सही अर्थ समझना चाहिए। दूसरा नियम क्या है, उम्मीद है कि इतनी बातें समझ में आ गई। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि संधि नियमों की सही जानकारी होना चाहिए, सही व पूर्ण जानकारी। संधि नियमों का सही व पूर्ण जानकारी होना चाहिए। तो संधि तथा संधि विच्छेद करने के लिए हमें संधि नियमों को अच्छी तरह से जानना चाहिए। संधि नियमों का हमको अच्छी तरह से ज्ञान होना आवश्यक है। बिना संधि नियमों की जानकारी के संधि व संधि विच्छेद दोनों की क्रिया संभव नहीं। यानी हम जब नियम ही नहीं जानेंगे तो हम काहे का संधि या काहे का संधि विच्छेद कर पाएंगे। क्या होगा, संधि विच्छेद का या संधि करते समय क्या होना चाहिए, हमें पहले तो शब्दों का सही अर्थ जानना चाहिए, फिर दूसरा है कि संधि नियमों का भी ज्ञान होना चाहिए, फिर तीसरा है कि विच्छेद से प्राप्त शब्द अर्थपूर्ण हो या सार्थक हो, अर्थपूर्ण हो। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है कि विच्छेद से जो शब्द प्राप्त हो वो सार्थक होने चाहिए, अर्थात अर्थपूर्ण होने चाहिए। संधि विच्छेद की क्रिया करते समय विच्छेद से प्राप्त शब्द अर्थपूर्ण होने चाहिए तथा विच्छेद से प्राप्त शब्द वही अर्थ बताए। शब्द क्या करे, वही अर्थ बताए जो अर्थ मूल शब्द का हो, अन्यथा विच्छेद की जो क्रिया होगी वह दोषपूर्ण हो जाएगी। यानी जो मूल शब्द का अर्थ होगा विच्छेद के पश्चात वही विच्छेद के पश्चात दोनों शब्द मूल शब्द का ही अर्थ बताएं, अन्यथा विच्छेद की क्रिया क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, दोषपूर्ण हो गए। जैसे एक शब्द है स्वागत। स्वागत किसको कहते हैं कि यदि किसी का आगमन सुखद हो तो उसको क्या कहते हैं, स्वागत हो। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है, वह
सु का मेल आगत से होता है, यानी आपका किसी का आगमन सुंदर हो। लेकिन संधि नियमों के अनुसार से इसका विच्छेद स्व का मेल आगत से हो जाएगा, यानी स्व का मेल होता है या स्वतः, आगत माने आ गए, यानी कोई स्वयं आ जाए तो वह, यानी क्या होगा, यह भी नियम से सही है। लेकिन इसका जो बेहतरीन संधि विच्छेद है वह सुआगत है, यानी जिसका आगमन सुखद हो, जिसका आगमन सुंदर हो, उसको क्या कहते हैं, स्वागत कहते हैं। जो स्वयं आ जाता है, ठीक है, लोकाचार में उसका स्वागत कर लिया जाएगा, लेकिन मन से कैसा स्वागत होगा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से एक शब्द है सदानंद। एक शब्द क्या है, सदानंद। इसका जो संधि विच्छेद होता है वह होता है सत और आनंद। कैसा ये होता है तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग इसको सदा और आनंद इस रूप में करेंगे तो व्याकरणिक रूप से यह भी सही है, व्याकरणिक रूप से यह भी सही है, लेकिन सार्थक और अर्थपूर्ण जो संधि विच्छेद है वह सुधनागत है। उसी प्रकार से सदानंद यह भी सही है, व्याकरणिक दृष्टि से यह भी सही है, लेकिन सत और आनंद, सत आनंद माने होता है कि जो आनंद हमको भगवत भक्ति से प्राप्त होता है, या जो सच्चा आनंद होता है वह सत आनंद होता है। सत आनंद जो होता है संधि विच्छेद, वह सदानंद का क्या होता है, पूर्ण अर्थ बताता है। इसीलिए वह सदानंद का जो माने सही संधि विच्छेद होता है वह सत और आनंद होता है व्याकरणिक दृष्टि से, या नियमानुसार सदानंद भी सही है, लेकिन सदानंद हम संधि विच्छेद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह संधि विच्छेद इस शब्द की मूल भावना के अनुकूल नहीं है, इस शब्द की मूल भावना के अनुकूल नहीं है। संधि विच्छेद करते समय जो चौथी सावधानी हमको बरतनी चाहिए वह क्या होता है कि वर्तनी का सही ज्ञान। संधि विच्छेद करते समय हमको जो चौथी सावधानी वर्तनी चाहिए वह क्या है कि वर्तनी का ज्ञान। हालांकि भाषा में ही वर्तनी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि किसी शब्द की वर्तनी दोषपूर्ण हो जाए तो संधि विच्छेद या पूरी भाषा ही दोषपूर्ण हो जाएगी। यानी हमको शब्द की वर्तनी भी जानना बहुत आवश्यक है, अर्थ नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर वर्तनी गलत लिख देंगे तो जाहिर सी बात है कि शब्द या उसका संधि विच्छेद दोनों भी गलत हो जाएगा। तो संधि की क्रिया करते समय इन चार नियमों को यदि हम लोग ध्यान में रखेंगे, पहला क्या है कि हमको शब्द का सही अर्थ ज्ञात होना चाहिए, यानी शब्द का हम सही अर्थ नहीं ज्ञात करेंगे तो हम लोग गलत व दोषपूर्ण ढंग से उसका विच्छेद भी कर देंगे। दूसरा है संधि नियमों की सही व पूर्ण जानकारी। हमको सभी संधि नियमों का, यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमारा संधि विच्छेद अधूरे ज्ञान में गलत हो जाएगा। फिर तीसरा है कि विच्छेद से प्राप्त शब्द अर्थपूर्ण। हमको केवल नियमों की जानकारी ही होना आवश्यक नहीं है, हमको क्या है कि केवल नियमों की जानकारी आवश्यक नहीं है, यानी शब्द नियम की कसौटी पर खरे उतरते हैं इतना ही आवश्यक नहीं है। हमको क्या होना चाहिए, वह शब्द जिस मूल भावना से निर्मित हुआ है उस मूल भावना को वह शब्द अर्थ भी बताने चाहिए। यानी नियम से सही है तो इसका मतलब नहीं हो गया कि संधि या संधि विच्छेद सही है, नियम से सही है, लेकिन फिर भी क्या है कि वह शब्द क्या है कि मूल शब्द की भावना के अनुसार विच्छेदित दोनों शब्द हैं, मूल शब्द की भावना के अनुसार ही अर्थ देने चाहिए। फिर चौथा क्या है, वर्तनी, यानी भाषा में वर्तनी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संधि विच्छेद नहीं, कहीं भी अगर वर्तनी की गलती रहेगी तो भाषा क्या हो जाएगा, हमारा दूषित हो जाएगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि संधि विच्छेद के कितने स्टेप होते हैं, या संधि विच्छेद की क्रिया हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो संधि विच्छेद की क्रिया को करने के लिए मैंने संधि की अवधारणा वाली कक्षा में 5 सोपानों को बताया था। आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। संधि विच्छेद
संधि विच्छेद के सोपान या चरण या स्टेप कह लीजिए। हालांकि इसमें से एक दो स्टेप कम कर लिया जा सकता है, लेकिन क्या है कि हम लोग थोड़ा विस्तृत पढ़े रहेंगे तो क्या होगा कि हम लोगों की गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। तो संधि विच्छेद का जो प्रथम सोपान है या प्रथम चरण है वह कौन सा है? तो वह पहला सोपान होता है कि संधि युक्त शब्द। पहला सोपान क्या होता है? संधि युक्त शब्द। यानी संधि विच्छेद की क्रिया हम तभी कर पाएंगे कि जब हमें एक संधि युक्त शब्द मिले। ऐसा नहीं है कि हमें कोई रूढ़ शब्द मिल जाए और हम उसका संधि विच्छेद करने बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। संधि की क्रिया करने का जो प्रथम सोपान होता है वह क्या होता है कि हमें जो शब्द मिले, यानी संधि की क्रिया को संपन्न करने के लिए हमें संधि युक्त शब्द की आवश्यकता होती है। यह क्या है? यह संधि विच्छेद का प्रथम चरण है, प्रथम सोपान है, पहला स्टेज है। यानी शब्द क्या होना चाहिए? संधि युक्त होना चाहिए, नहीं तो पता चला उसमें संधि की क्रिया ही नहीं है और हम बैठे संधि करने। दूसरा क्या होता है? संधि अक्षर की पहचान। दूसरा क्या होता है? संधि अक्षर की पहचान। दूसरा क्या होगा कि हमें जो हमें पहला क्या है कि हमें एक संधि युक्त शब्द मिल जाए। दूसरा क्या है कि हम उसमें संधि अक्षर की पहचान कर ले, यानी किन वर्णों में किन अक्षरों में संधि की क्रिया हो रही है। यानी किसी शब्द का संधि विच्छेद करते समय शब्द का संधि अक्षर हमको ज्ञात करना चाहिए। शब्द का संधि अक्षर ही संधि की क्रिया का क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। शब्द का संधि अक्षर प्रायः शब्द का मध्य वाला अक्षर होता है। शब्द का संधि अक्षर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होता है। जो शब्द का संधि अक्षर होता है वह क्या होता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण का मेल प्लस अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मेल से जो विकार होता है वो क्या होता है? वही क्या होता है? संधि अक्षर होता है। संधि अक्षर क्या होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण जब दोनों मेल करते हैं तो मेल के बाद जो विकार होता है वही क्या होता है? वही संधि अक्षर होता है। संधि अक्षर क्या होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण जब मेल करके विकार करते हैं वही जो विकार होता है वही क्या होता है? तो आप लोग संधि अक्षर के विषय में जान गए। तीसरा चरण क्या होता है या तीसरा स्टेप क्या होता है? तो वह है संधि वर्ण की पहचान। यानी संधि अक्षर को हमको विकार पता चल गया कि विकार फला है, हमें द्वितीय चरण में ही पता चल गया कि इस शब्द में यही विकार हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अब यह ज्ञात करना चाहिए कि यह जो विकार है वह किन किन वर्णों के मेल से उत्पन्न हुआ। यह विकार जो है वह किन किन वर्णों के मेल से हुआ। पहला है। तीसरा क्या होता है कि संधि वर्ण की पहचान। संधि अक्षर का पहचान होने पर संधि नियमों के आधार पर हुए परिवर्तन को देखा जाता है कि किस नियम के अनुसार यह परिवर्तन हुआ है, परिवर्तित वर्ण क्या है और यह परिवर्तन क्यों आया है। यह क्या है? यही संधि वर्ण की पहचान है। यह क्या है? यह संधि विच्छेद की क्रिया का तृतीय सोपान है। संधि अक्षर को संधि के नियमों के अनुसार भिन्न भिन्न संधि वर्णों के आकलन के लिए रखा जाता है। यानी हम उसका जो संभावित जो शब्द बन सकते हैं उसका हम लोग आकलन करते हैं। आकलन सार्थक शब्द बनाने हेतु संभावित शब्दों में किया जाता है। यानी पहला क्या होता है कि हमें एक संधियुक्त शब्द मिल गया, फिर क्या है कि हम संधि अक्षर की पहचान कर लें। संधि अक्षर क्या हो गया कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण मिलने से जो विकार होता है वही क्या होता है? संधि अक्षर। अब हमको विकार पता चल गया। अब तृतीय चरण क्या होता है कि
संधि वर्ण की पहचान, संधि वर्ण की पहचान यानी विकार, विकार किन वर्णों के मेल से या किस वर्ण के, विकार किस वर्ण के मेल से उत्पन्न हुआ है। विकार क्या हुआ कि किस वर्ण के मेल से हुआ है या किन किन वर्णों के मेल से हुआ है, हम तृतीय चरण में ज्ञात करते हैं। और उसके लिए हमको क्या करना है, हमको अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग करते हैं और नियमों के आधार पर संभावित वर्ण को अलग किया जाता है। फिर चौथा होता है, चौथी क्रिया क्या होती है, शब्द पृथक्करण कर लिया जाता है। शब्द क्या किया जाता है, शब्द को क्या किया जाता है, शब्द पृथक्करण किया जाता है। शब्द पृथक्करण की क्रिया क्या होती है कि शब्द पृथक्करण से तात्पर्य होता है कि संधियुक्त शब्द को अलग अलग करने पर सार्थक शब्द बनाने की क्रिया का पालन करना। यानी हमको क्या करते हैं, हम लोग संधियुक्त शब्द को अलग अलग तोड़ते हैं और किस प्रकार तोड़ते हैं कि एक सार्थक शब्द बन जाए, एक सार्थक शब्द बन जाए। संधि वर्ण में वर्णों को इस प्रकार से तोड़ा जाता है, इस प्रकार से अलग किया जाता है कि पूर्व पद व उत्तर पद के रूप में जो वर्ण प्राप्त हो वो सार्थक शब्द की प्राप्ति हो। किस रूप में तोड़ते हैं कि पूर्व पद व उत्तर पद जो दोनों हमको प्राप्त होते हैं वह दोनों क्या हो, वह दोनों सार्थक शब्द हो और क्या हो, वह संधियुक्त शब्द के अर्थ के मूल भावना को भी प्रदर्शित करते हो। फिर पांचवा होता है कि शब्द युग्म की प्राप्ति, शब्द युग्म की प्राप्ति, शब्द युग्म की प्राप्ति। संधियुक्त शब्द को संधि नियम व भाषा की मूल भावना के अनुसार पूर्व पद व उत्तर पद के रूप में प्राप्त किया जाता है। यही संधियुक्त शब्द का संधि विच्छेद होता है। उम्मीद है कि संधि करने के जो 5 चरण हैं, 5 सोपान हैं, आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार हम दोहरा देते हैं। हालांकि हमने संधि की अवधारणा को जो पार्ट 1 है उसमें हमने बढ़िया से इसकी चर्चा किया। पहला क्या होता है कि हमको एक संधियुक्त शब्द होना चाहिए, यानी हमको जिस भी शब्द का संधि विच्छेद करना है वह क्या होना चाहिए, वह एक संधियुक्त शब्द होना चाहिए। फिर दूसरा है कि हमको संध्याक्षर की पहचान करना चाहिए, यानी संधि किन वर्णों में हुआ है और उन वर्णों के बाद क्या विकार हुआ, हमको विकार युक्त वर्ण की पहचान करना है। फिर है संधि वर्ण की पहचान, वह विकार जो हुआ है वह किन किन संभावित वर्णों के मेल से हुआ है, वह विकार किन किन वर्णों के संभावित मेल से हुआ है, हमको इसकी पहचान करना है। फिर है कि उन वर्णों को हम लोग अलग अलग शब्दों के रूप में रख के सार्थक शब्द बनाने हो तो अलग अलग प्रक्रिया करते हैं। फिर है शब्द युग्म की प्राप्ति, यानी हमको ऐसे 2 शब्द प्राप्त हो जाते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद, जो संधियुक्त शब्द के मूल भावना के अनुकूल होते हैं और उसी का पूरा अर्थ बताते हैं। यानी संधियुक्त शब्द का वो लोग क्या हो, सम्यक रूप से अर्थ बताते हो। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। संधि विच्छेद की क्रिया में यदि हम लोग शुरू में इन 5 चरणों का पालन करेंगे तो संधि करना या संधि विच्छेद करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एक बार हमारा जब अभ्यास बन जाएगा तो बाद में हम बहुत आराम से 1-2 स्टेप को, 1-2 चरण को छोड़कर भी हम लोग कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग, यह तो संधि विच्छेद करने का एक सामान्य नियम था जो सभी संधियों में लागू होगा। अब हम लोग दीर्घ स्वर संधि के विषय में पढ़ रहे हैं। तो आइए अब हम लोग दीर्घ स्वर संधि का जो संधि विच्छेद है वह कैसे किया जाता है या कैसे करने पर गलती की संभावना बहुत न्यून हो जाएगी, उसके विषय में देख लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि दीर्घ स्वर संधि का संधि विच्छेद,
दीर्घ स्वर संधि का संधि विच्छेद हम लोग देख रहे हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, तो दीर्घ स्वर संधि में दो वर्णों के मेल से होने पर एकादेश की क्रिया होती है। संधि विच्छेद करते समय इसी एकादेश से प्राप्त वर्ण को संभावित वर्णों में अलग अलग किया जाता है। एकादेश को निम्नलिखित प्रकार से अलग किया जा सकता है। पहला क्या होता है, तो पहला हमने देखा था कि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ का मेल होने पर क्या बन जाता है, दीर्घ आ बन जाता है। ह्रस्व अथवा या पहली स्थिति क्या बनती थी, तो प्रथम नियम स्थिति क्या बननी थी कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण दीर्घ स्वर संधि में हमने 4 नियमों को पढ़ा था, जिसमें से पहला नियम था कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण अ अथवा आ हो, तो संधि होने की दशा में या मेल होने की दशा में दोनों के स्थान पर आवर्ण प्राप्त हो, आप प्राप्त हो का एक आदेश हो जाता है। तो प्रथम स्थिति क्या बनती है, प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम क्या है, तो एकादेश होता है, किसका होता है, प्रथम नियम क्या है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो, अ अथवा आ हो। दूसरा क्या है कि उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या हो, यह भी अ अथवा आ हो। एकादेश की क्रिया में क्या होता है, एकादेश की क्रिया में क्या होता है, तो आ होता है। यह नियम क्या था, कब था, यह नियम तब था कि हम लोग जब संधि की क्रिया करते हैं। लेकिन विच्छेद की क्रिया में क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, इस क्रम को उल्टा कर देंगे। इस क्रम को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, इतनी बात आप लोग समझ जाइए कि एकादेश होने की क्रिया में हम लोग क्या करेंगे, एकादेश करें, संधि विच्छेद की क्रिया में हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा या लिख देते हैं। संधि विच्छेद करते समय एकादेश क्या हो रहा है, पहले नियम में एकादेश क्या हो रहा है, आ। यही आ क्या हो जाता है, यही आ हो जाता है संध्याक्षर। क्या हो जाता है, यही आ हो जाता है संध्याक्षर, यानी संधि वाला वर्ण कौन सा है, वही आ होता है। फिर है पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, यह किसमें टूटेगा, यह अ अथवा आ में टूटेगा, यह आ अथवा आ में टूटेगा। और अंतिम पद का प्रथम वर्ण या पूर्ण वर्ग किसमें टूटेगा, यह भी अ अथवा आ में टूटेगा। किसमें टूटेगा, अ अथवा आ में टूटेगा। यह क्या होगा, यह द्वितीय चरण, यह क्या था, यह तृतीय चरण था। किसमें था कि संधि वर्ण की पहचान, किसमें है, संधि वर्ण की पहचान। यह कौन से चरण के अंतर्गत आएगा, यह दूसरे चरण के अंतर्गत आएगा, यह तीसरे चरण के अंतर्गत आएगा। तो हम लोग पहली स्थिति देख, प्रथम नियम के आधार पर प्रथम नियम के आधार पर पहली स्थिति क्या बनती है, आ किसमें टूटना चाहिए, आ अ और अ के मेल में टूटना चाहिए। आ किस में टूटना चाहिए, तो आ अ और अ के मेल में टूटना चाहिए। अ किस में टूटना चाहिए, तो अ
आ, ए और ए के मेल में टूटना चाहिए। जैसे एक संधि युक्त शब्द है दीपावली, दीपावली, इसका हम लोग संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो प्रथम चरण में हमको क्या हो गया, संधि युक्त शब्द क्या मिल गया, दीपावली, यह क्या हो गया, यह हो गया प्रथम चरण। फिर दूसरा चरण क्या होता है कि संधि अक्षर की पहचान। तो हमने बताया कि संधि अक्षर प्रायः शब्द का मध्य अक्षर होता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि संधि का मध्य अक्षर कहाँ है। तो हम लोग देख लेते हैं कि संधि का मध्य अक्षर जिसमें संधि की क्रिया हो सकती है वह कहाँ पर है, वह पा में है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, यह द्वितीय चरण हो गया। क्या हो गया, यह हो गया द्वितीय चरण। अब हम लोग देखते हैं कि पा को हम लोग किस आधार पर तोड़ सकते हैं। हम लोग पा को किस आधार पर तोड़ सकते हैं कि पूर्व पद भी सार्थक हो जाए और उत्तर पद भी सार्थक हो। यानी हम पा को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, उनके वर्णों को किस प्रकार से पृथक कर सकते हैं, वर्ण पृथक्करण की क्रिया ही होती है। यह दूसरा क्या है, संध्यक्षर की पहचान। यह पहला क्या है, संधियुक्त शब्द। पहला क्या है, संधियुक्त शब्द। दूसरा है संध्यक्षर की पहचान। तीसरा चरण जो होता है वह क्या होता है, तृतीय चरण क्या होता है कि तृतीय चरण होता है कि संभावित वर्ण को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं। यानी संधि के नियमों के आधार पर इसमें हम लोग तृतीय चरण में देखते हैं कि हम पा को किस आधार पर अलग करें। तो कि प्रथम और द्वितीय चरण, प्रथम पद और अंतिम पद क्या हो, सार्थक हो। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, दी, प, फिर आ और वली। यह तृतीय चरण हो जाता है। उसके बाद दी यहाँ पर आ गया, प को हम आगे कर लेते हैं। अब बचा आ और वली। अब हमारे पास क्या हो गया, ये तृतीय चरण है, ये चतुर्थ चरण। हम लोग इसमें संभावित तोड़े देते हैं, या इसको न लिख के यहीं पर सीधे लिख सकते हैं। एक चरण और बढ़ा देते हैं तो ये शब्द क्या बन गया दीप, और आ है तो हम यहाँ पहले ए और ए, पहले हम पंचम चरण। ये चरण यहाँ कम किया जा सकता है लेकिन समझने में आसानी होगी। देखिए इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या होता है, पहला है कि हमको एक संधियुक्त शब्द मिल गया दीपावली, हमको दीपावली का संधि विच्छेद करना है। द्वितीय चरण में हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें शब्द का जो संधि अक्षर है, शब्द का जो मध्य अक्षर है वह क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पा है। इसको हम लोग अभी ढक लेते हैं, यानी यहाँ हम लोग अभी ढक लेते हैं। इसमें क्या है कि पा है। फिर हम लोग इसको इस प्रकार से जब हम लोग संधि अक्षर की पहचान कर लेते हैं तो हम इसमें से वर्ण को अलग करते हैं। यानी हम दीप पा को प और आ में अलग कर लेते हैं। पा है तो पा को प और आ में अलग कर लिया था। अब हम लोग देखते हैं कि क्या दीप और आवली यह मिलकर के कोई शब्द बना पा रहे हैं, यानी संधि की क्रिया हो रही कि नहीं हो रही। तो अगर यदि हम दी और हल सहित प और आवली अलग कर लेते हैं तो यहाँ संधि न होकर संयोग हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, दीप को अलग कर लेते हैं। अब आ को संभावित रूप से तोड़ते हैं कि प्रथम पद जो है प्रथम पद वह भी सार्थक हो जाए
और द्वितीय पद हो वह भी सार्थक हो जाए। तो हम अ को पहले अ और अ के रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा दीप और अवली, तो हमारा क्या होगा, दोनों सार्थक शब्द प्राप्त हो रहे हैं। फिर अगर दीप और अवली से नहीं प्राप्त होते हैं, अर्थात अ और अ के मेल से नहीं प्राप्त होते हैं, तो अ और आ का मेल करके देखेंगे कि आ बन रहा है और ये दोनों शब्द सार्थक हो रहे हैं कि नहीं। फिर नहीं आता है तो आ और अ का आ और अ के रूप में तोड़ के देख लेंगे। फिर नहीं होता है तो आ और आ के रूप में तोड़ के देख लेंगे कि किसी न किसी में यह दोनों पूर्व पद और अंतिम पद सार्थक होने चाहिए। उम्मीद है कि ये जो क्रिया है यह आप लोगों को समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो अभी दूसरा हम उदाहरण और देख लेते हैं। ये शब्द क्या बन जाता है, दीप और अवली। यही क्या हो गया, यही हो गया दीपावली का सही संधि विच्छेद। दीपावली का सही संधि विच्छेद क्या हुआ कि दीप और अवली। तो हम लोग दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत संधि विच्छेद कर रहे हैं। आइए हम लोग और कुछ उदाहरण से इसको स्पष्ट कर ले रहे हैं। हम एक शब्द और ले रहे हैं। हम लोग एक शब्द और ले रहे हैं। एक शब्द है, हमको शशांक का, हमको क्या करना है, शशांक का संधि विच्छेद करना है। तो हमारे पास जो संधि युक्त शब्द है वह क्या है, संधि युक्त शब्द क्या है, शशांक। यह क्या हो गया, यह प्रथम चरण हो गया। क्या हो गया, यह प्रथम चरण हो गया। अब द्वितीय चरण में हमको क्या देखना है, द्वितीय चरण में हमें क्या देखना है कि संध्याक्षर की पहचान, संध्याक्षर की पहचान करनी है। यानी किस वर्ण के द्वारा माने किस वर्ण में विकार हुआ है। किस संध्याक्षर क्या होता है, संध्याक्षर वही होता है कि जिस वर्ण में विकार हुआ है। तो विकार कहाँ हुआ है, तो विकार हम लोग देखते हैं कि विकार सा में हुआ है। विकार किस में हुआ है, सा में हुआ है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, स और सा क। यह क्या हो गया, यह द्वितीय चरण हो गया। फिर तीसरा होता है, तीसरा चरण क्या होता है, तृतीय संधि अक्षर क्या होता है, प्रायः शब्द का मध्य अक्षर होता है। तो तीसरा चरण क्या होता है कि संधि वर्ण की पहचान, यानी संधि वर्ण कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम लोग इसको इस रूप में देख सकते हैं। यहाँ आ है, न इधर कर देंगे, ठीक है, या यहाँ लिख दें। यहाँ आ है तो कौन सी स्थिति बन सकती है, तो यह स्थिति बन सकती है सस अ और अ, फिर न और क्या, इस प्रकार से बन सकता है। तो हमें शब्द क्या मिल सकता है, शब्द मिल सकता है सस प्लस ये यहाँ पे सस बन गया, यहाँ पे आके इधर बन गया, क्या हो गया, सस प्लस अंक, यानी क्या हो गया, शशांक। हमने यहाँ एक दो स्टेप गैप कर दिया है। यानी हम लोग ऐसा इस वर्ण को तोड़ते हैं कि वो इधर वाला शब्द भी सार्थक हो जाए और इधर वाला शब्द भी सार्थक हो जाए, इधर वाला शब्द भी सार्थक हो जाए या इधर वाला शब्द भी सार्थक हो जाए। हम इस प्रकार से शब्द का, हम लोग इस प्रकार से इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। हम लोग इस प्रकार से शब्द का क्या करते हैं, शब्द का इस प्रकार से संधि विच्छेद करते हैं कि दोनों शब्द हमको क्या मिल जाए, सार्थक मिल जाए। दोनों शब्द क्या मिल जाए, हमको सार्थक मिल जाए। यह तीसरा चतुर्थ स्टेप क्या होता है, शब्द पृथक्करण। और ये क्या हो गया, यह हो गया पंचम चरण। उम्मीद है
कि यह संधि विच्छेद करने का यह तरीका आप सबको पसंद आ रहा होगा। यदि कोई संशय रह जाती है तो आप लोग पूछिएगा और हम भी प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले वीडियो में इसको और भी बेहतर तरीके से स्पष्ट किया जाए। आइए हम लोग कुछ शब्दों को और देख लेते हैं। ये दूसरा उदाहरण हो गया। अब हम लोग सीधे सीधे क्या कर दें कि संधि विच्छेद कर दें। इस प्रकार से और क्या हो सकता है, एक शब्द है सावधान, एक शब्द है सावधान, तो इसमें हम लोग संधियुक्त शब्द क्या हुआ, सावधान। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि संधि अक्षर क्या हो सकता है। तो देखिए संधि अक्षर सा है और धा है, तो क्या सावध आन, क्या सावध आन शब्द बनेगा या और कुछ बन सकता है। तो हम देखेंगे कि यह बन जाता है स और अवधान से, स और अवधान से बनता है। तो सावधान शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है, सावधान, सधन और अवधान होता है। उसी प्रकार से और शब्द देख लेते हैं। धर्मार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ये हो जाएगा धर्म और अर्थ है, क्योंकि यहां पर आ है वह किस में टूट जाएगा, और ए में टूट जाएगा। उसी प्रकार से और शब्द है शब्दार्थ, यह किस में टूट जाएगा, तो यह टूट जाएगा शब्द और अर्थ के मेल में। किस में टूट जाएगा, शब्द और अर्थ के मेल में। तो हमने ए और ए के मेल से आ बना हुआ है, यानी आ, ए और ए में किस प्रकार टूटेगा, हमने 2-3 उदाहरण देख लिए हैं। हमने क्या उदाहरण दिए, उसी प्रकार से एक शब्द है और देख लीजिए, जनार्दन, जनार्दन। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें संधि अक्षर कौन सा है, तो हम लोग देखते हैं कि संधि अक्षर ना है, यानी जन आ रदन, यही ना हुआ। एक स्टेप हम लोग स्किप कर गए हैं, जन आर्दन, यानी आ है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि आ को किस रूप में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ जन है, फिर ए को हम लोग या तो ए धन ए के रूप में तोड़ सकते हैं, या तो ए धन आ के रूप में तोड़ सकते हैं, या तो आ धन ए के रूप में तोड़ सकते हैं, या तो आ धन आ के रूप में तोड़ सकते हैं। यानी हम लोगों को आ को तोड़ने का यही 4 स्थिति, यही 4 शर्त प्राप्त हो सकते हैं। यानी जन और आर्दन, जनार्दन शब्द में जन अलग कर दिए हम लोग, शब्द को अलग कर लिए हैं, और दन को अलग कर लिए हैं। तो आ को हम लोग या तो ए और ए के रूप में तोड़े, अथवा ए और आ के रूप में तोड़े, अथवा आ और ए के रूप में तोड़े, अथवा आ और आ के रूप में तोड़े। तो हम इसमें से मिलाते हैं कि किन शब्दों, किन वर्णों के तोड़ने पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों सार्थक हो जाएं। तो हम लोग यदि ए और ए के रूप में तोड़े तो क्या बनेगा, यहाँ जन हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ अर्दन हो जाएगा। यानी यह एक सार्थक शब्द बन जाता है। तो जो हमारा संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है, वह होता है जनार्दन का जन और अर्दन। उम्मीद है कि यह स्टेप समझ में आया होगा। एक शब्द हम लोग और देख लेते हैं, जैसे है स्वार्थ, स्वार्थ। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि संधियुक्त शब्द क्या है, तो स्व यहाँ कर दें और आ यहाँ कर दें, फिर अर्थ रथ यहाँ हो गया। अब हम लोग स्व तो यहाँ है, अब आ को हम लोग 4 रूपों में तोड़ सकते हैं। ए धन आ, ए धन आ के रूप में, ए धन आ के रूप में, आ धन ए के रूप में, और आ धन आ के रूप में। इसी रूप में न तोड़ सकते हैं, और रथ यहाँ है। अब हम लोग स्व और अर्थ, या तो हमारे पास एक शब्द आएगा स्व का मेल अर्थ से,
या एक शब्द आ सकता है स्व का मेल आर्थ से, या एक शब्द आएगा स्व का मेल अर्थ से, और या तो बनेगा स्व का मेल आर्थ से। यही ना होगा, यानी स्व को ऐसे करेंगे स्व हो जाएगा और अर्थ, फिर या तो स्व अर्थ या स्व अर्थ या स्व अर्थ। तो हम लोग देखेंगे कि स्व और अर्थ जो है यह एक सार्थक शब्द युग्म बना रहा है। तो हमारा स्वार्थ का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह क्या होगा, वह होगा स्वधन अर्थ। उम्मीद है कि यह संधि विच्छेद आप लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग दूसरी स्थिति देख लेते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि की जो प्रथम स्थिति होती है उसमें हमने 4 स्थिति देखा था। अब हम चारों उदाहरणों को एक साथ ही देख लेते हैं। उसमें कौन कौन सी स्थिति बनती थी। उसमें बनता था आ किसमें टूट सकता है, आ टूट सकता है ए अथवा आ रहे और उसका मेल ए अथवा आ से हो, इसी में न टूट सकता है। अब हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है हम लोग देख लेते हैं जनादेश। एक शब्द क्या है, जनादेश। तो हमारे पास पहला चरण है क्या, संधियुक्त शब्द मिल गया क्या कि जनादेश। द्वितीय चरण में हम लोग देखते हैं जो सेकंड स्टेप होता है कि हमको संधि यानी संधि अक्षर क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि जन और आ जो है वह क्या है, संधियुक्त शब्द है, संधि अक्षर है और देश यहाँ पर आ गया। अब हम लोग संधि वर्ण कौन कौन से हो सकते हैं उसको देखते हैं। संधि वर्ण कौन कौन से हो सकते हैं तो हम लोग उसको देखते हैं। यानी हमारे पास 4 स्थितियां बन सकती है जन, उसके बाद यह अ और अ में टूट सकता है, यह अ और आ में टूट सकता है, यह आ और अ में टूट सकता है, यह आ और आ में टूट सकता है, और यहां पर है देश। अब इन चारों वर्णों इन दोनों वर्णों यानी 8 वर्ण है, 4 स्थितियां बनती हैं। हम इन दोनों शब्दों को लेकर के इसमें फिट करेंगे कि कौन सा शब्द कौन सा वर्ण इन दोनों को सार्थक शब्द बनाएगा। तो हम क्या बना सकते हैं, हमारे पास बन सकता है जन और इधर क्या बन सकता है आदेश। पहली स्थिति में क्या बन सकता है, जन और आदेश। दूसरी स्थिति में क्या बन सकता है, जन और आदेश। तीसरी स्थिति में क्या बन सकता है कि जना और आदेश। चौथी स्थिति में क्या बन सकता है कि जना और आदेश। यही ना बन सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि जनादेश शब्द जो होता है वह क्या होता है, वह लोगों का आदेश होता है या जनता का आदेश होता है। बहुधा यह शब्द चुनाव के पश्चात जो भी पार्टी जो भी नेता जीतता है उसके परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। तो जनादेश शब्द जो होता है वह उसी परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया जाता है, किसमें, जनता के आदेश में, अर्थात जन और आदेश, जनादेश का सही संधि विच्छेद होता है। यानी जनादेश शब्द का जो सही अर्थ बताता है वह है जन और आदेश, अर्थात जनादेश का सही संधि विच्छेद क्या हुआ कि जन का मेल किससे हो, आदेश से हो। जन का मेल किससे हो तो आदेश से हो। इसी प्रकार एक शब्द हम और देख लेते हैं। हम लोग एक शब्द और देख लेते हैं। वह शब्द क्या होता है
तुलनात्मक, तुलनात्मक। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि संधि अक्षर कहां पर है, तो संधि अक्षर ना पे है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तुलन आ, उसके बाद तमक। आ अब इधर है तुलन। अब हम आ को 4 स्थितियों में तोड़ सकते हैं, अ धन अ धन आ धन आ धन आ, और है फिर तमक। अब इन 4 स्थितियों पर हम इस प्रकार से वर्णों को फिट करेंगे, या इस प्रकार से वर्णों को देखेंगे कि यह भी शब्द सार्थक बन जाए, यह भी शब्द सार्थक बन जाए। तो हमारे पास 4 स्थिति क्या बनती है कि तुलन, तुलन धन अतमक। दूसरा शब्द क्या बन सकता है, तुलन धन आत्मक। तीसरा स्थिति क्या बन सकती है, तुलना धन अतमक। चौथी स्थिति क्या बन सकती है, तो तुलना धन आत्मक। तुलनात्मक का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज जिसमें 2 का तुलना किया जा सके, तो तुलनात्मक का जो सही संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है, वह तुलनात्मक होता है। तो इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार हमने कुछ उदाहरण लेकर देखा कि किस प्रकार संधि विच्छेद किया जाता है, किस प्रकार संधि विच्छेद किया जाता है। उसी प्रकार एक शब्द और हम लोग देख लेते हैं। एक शब्द है निशांत, एक शब्द क्या है, निशांत। तो यहां पर संधि अक्षर कहां है, तो यहां पर संधि अक्षर सा में है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, निस, फिर आ अनुस्वार है और तय। अब निस यहां पर है, हम लोग आ को 4 स्थितियों में तोड़ सकते हैं, अ धन धन आ धन उसी प्रकार आ धन आ, फिर अनुस्वार और तय। यही न हुआ। अब इन 4 स्थितियों से ऐसी स्थिति पता करते हैं कि जो इस शब्द को भी सार्थक बना दे और उस शब्द को भी सार्थक। तो हमारे पास पहला जोड़ा क्या प्राप्त हो सकता है, तो पहला जोड़ा प्राप्त होगा निस धन अंत। दूसरा जोड़ा होगा निस धन आंत। तीसरा जोड़ा हमको क्या प्राप्त होगा, निशा धन अंत। चौथा जोड़ा प्राप्त क्या होगा कि निशा धन आंत। तो हम लोग जानते हैं कि निशांत का मतलब होता है कि रात का अंत, यानी निशा का अंत। तो निशांत शब्द का जो सही संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है, वह होता है निशा धन अंत। क्योंकि लाखों शब्द हैं जिनका संधि और संधि विच्छेद किया जा सकता है, तो यहाँ सभी को करवाना संभव नहीं है। हमने एक तरीका बताने का प्रयास किया ताकि आप लोग करने में खुद सक्षम हो जाएं। आइए हम लोग थोड़ा और आगे देख लेते हैं। मैं आप लोगों को पूर्ण भरोसा दिलवाता हूं कि ऐसी इस प्रकार से किसी भी वीडियो में या किसी भी पुस्तक में कहीं समझाया नहीं गया है। ऐसा मैं स्वयं अध्याय करके ऐसे तरीके देखता हूं कि आप लोगों को समझने में काफी कम कठिनाई हो, आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएं। हालांकि मेरा यह तरीका धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन एक बार जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आप लोग संधि, समाप्त, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सब चीजों में या पर्यायवाची वगैरह देखेंगे, आप लोग एकदम पारंगत हो जाएंगे।
तो आइए हमने अ अथवा आ के मेल से जो आ बना उसको देखते हैं। अब हम लोग इसका दूसरा नियम देख लेते हैं। आप लोग एक बार इसका अगर बढ़िया से अभ्यास कर लेंगे तो आप लोगों को समझने में कहीं कोई भी संशय नहीं रह जाएगा। तो द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम के अंतर्गत क्या हुआ था? अब नियम हम नहीं बताएंगे, हम सीधे स्थिति बता दें। द्वितीय नियम में क्या हुआ था कि जब दीर्घ ई रहेगी तो दीर्घ ई का एकादेश किस स्थान पर होता है? ई अथवा ई का मेल हो किससे हो? ई अथवा ई से। ई अथवा ई का मेल ई अथवा ई से हो तो क्या हो जाता है? दीर्घ ई हो जाता है। ई अथवा ई का मेल ई अथवा ई से हो तो दीर्घ ई हो जाता है। तो हम कोई शब्द, एक शब्द देख लेते हैं। हमारे पास है एक शब्द है अतीव। हमारे पास कौन सा शब्द है? अतीव। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले इसमें अतीव माने होता है बहुत। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका संधि अक्षर देखेंगे। तो यहाँ पर शब्द का मध्य अक्षर ही प्राय संधि अक्षर होता है। तो कौन सा है? तो यह ती है। तो हम इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे, अ और तीव, इस प्रकार से करें। फिर हम इसको लिख सकते हैं अत, फिर दीर्घ ई और व। अब हम दीर्घ ई को 4 स्थितियों में तोड़ सकते हैं। ह्रस्व ई और ह्रस्व ई का मेल हो, ह्रस्व ई और दीर्घ ई का मेल हो, दीर्घ ई और ह्रस्व ई का मेल हो, और दीर्घ ई और दीर्घ ई का मेल हो। यह सब चीजें तो समझने में नहीं दिक्कत हो रही है आप लोगों को। यह नियम से ही है कि ह्रस्व ई अथवा ह्रस्व ई और ह्रस्व ई का मेल हो तो दीर्घ ई होता है। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी ह्रस्व ई हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है। यह चारों स्थितियां तो समझने में नहीं कोई संशय है। अब फिर क्या है? वह है। अब इन चारों स्थितियों के आधार पर हम एक ऐसा जोड़ा बनाते हैं कि जो प्रथम पद को भी सार्थक बना दे और द्वितीय पद को भी सार्थक बना दे। तो हमारे पास 4 स्थितियां प्राप्त होती। पहला क्या है? पहला है अति धन ईव। दूसरा क्या हुआ? अति धन दीर्घ ईव। तीसरी स्थिति क्या प्राप्त होती है? तीसरी स्थिति प्राप्त होती है अति धन ईव। और चौथी स्थिति पर क्या प्राप्त होती है कि अति धन दीर्घ ईव। तो हम देखते हैं कि अतीव शब्द जो होता है अति और ईव से मिलकर बना हुआ, तो अतीव का जो सही संधि विच्छेद होता हुआ यही होता है। वह क्या होता है? अतीव बराबर क्या होता है? अति धन ईव। यदि हम या आप सब परीक्षा में या स्वतः अभ्यास करते हुए इन नियमों का पालन करेंगे तो मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि आप लोगों का कहीं भी कोई भी शब्द संधि विच्छेद में गलत नहीं होगा। संधि विच्छेद में कोई भी शब्द गलत नहीं होगा। हम एक शब्द और देख लेते हैं। एक शब्द है नदीस। तो हमारे पास संधियुक्त शब्द कौन सा है? तो संधियुक्त शब्द है नदीस। हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। क्या कैसे करेंगे? तो पहला काम क्या हमने बताया कि पहले संधि अक्षर की पहचान कर लें। तो संधि अक्षर इसमें कौन सा है? तो यह दी दिखा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? न, दी और स, इस प्रकार से कर लेंगे। यहाँ संधि अक्षर हो गए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? न, द, दीर्घ ई और स। एक स्टेप और तोड़ दिए। अब हम इसको नद और दीर्घ ई और स इस रूप में तोड़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर हमको नद मिल गया। अब यहाँ दीर्घ ई है तो 4 स्थिति फिर वही हुई कि या तो दीर्घ ई ह्रस्व ई और ह्रस्व ई के मेल से मिला है, या तो दीर्घ ई ह्रस्व ई और दीर्घ ई के मेल से मिला है,
या तो ह्रस्व ई दीर्घ ई और ह्रस्व ई के मेल से मिला है, या तो ह्रस्व दीर्घ ई ह्रस्व ई और दीर्घ ई और दीर्घ ई के मेल से बना है, और यहाँ पर क्या है, स है। अब इस आधार पर हमारे पास 4 शब्द युग्म प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से? पहला है नदी धन इस। दूसरा शब्द युग्म क्या बन रहा है कि नदी धन ईस। तीसरा शब्द कौन कौन सा हमको बन रहा है? तो नदी धन इस। और चौथा शब्द युग्म हमको क्या बन रहा है? तो बन रहा है नदी धन ईस। नदीस क्या किसे कहते हैं? तो नदीस का मतलब होता है नदियों का स्वामी। तो नदी धन ईस यानी नदीस का जो सही शब्द विच्छेद होता है वह क्या होता है? वह नदी धन ईस होता है। इस तरह से आप लोग अन्य शब्दों का भी संधि विच्छेद करने का प्रयास करिए। हम कोई संशय होने पर बताएंगे, क्योंकि समय अभाव है, इसलिए हम तृतीय नियम को देख लेते हैं। तृतीय नियम क्या होता है? तृतीय नियम के आधार पर हमने क्या देखा कि दीर्घ ऊ किस पे मिलता है? ह्रस्व ऊ अथवा दीर्घ ऊ का मेल जब ह्रस्व ऊ अथवा दीर्घ ऊ से मिलता है तो क्या बनता है? हमको दीर्घ ऊ का एकादेश हो जाता है। दीर्घ ऊ का क्या हो जाता है? एकादेश हो जाता है। हम एक शब्द देख लेते हैं। हमारे पास एक शब्द है सूक्त। हमारे पास एक शब्द है सूक्त। तो थोड़ा हम लोगों को अपनी चेतना जगानी होती है। तो हम पहले संधि अक्षर की पहचान करेंगे। यहाँ पर क्या हो सकता है? तो निसंदेह वह सु में हो सकता है। तो हम लोग सु और ती इस प्रकार से देख लेंगे। फिर हम लोग स को सूक्त इस, तो हम लोग स को दीर्घ ऊ और कृति इस प्रकार। यहाँ पर गलत हो गया था, सूक्त था। तो अब हम लोगों के पास यहाँ स है और यहाँ दीर्घ ऊ है। दीर्घ ऊ हमको 4 स्थितियों में प्राप्त होता है। या तो ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ हो, या ह्रस्व ऊ प्लस दीर्घ ऊ का मेल हो, या तो दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ का मेल हो, या तो दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ का मेल हो। इसके बाद यहाँ टी है। अब हम इन चारों स्थितियों से हम लोग 4 शब्द युग्म प्राप्त करते हैं। कौन सा है? तो पहला है सु और उक्ति। दूसरा है सुधन उक्ति। तीसरा है सुधन उक्ति। और चौथा है सुधन उक्ति। तो हम लोग जानते हैं कि सु का मतलब होता है सुंदर और उक्ति का मतलब होता है कथन। अर्थात सूक्त शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है? वह सुधन उक्ति होता है। अर्थात जो कथन सुंदर हो वही क्या होता है? वही सूक्त होता है। वही क्या होता है? वही सूक्त होता है। उसी प्रकार से हम लोग एक शब्द और देख लेते हैं। एक शब्द है, जैसे है भानुदय। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या कर्म रहेगा? क्या हम लोग कौन सा स्टेप देखेंगे? तो हम लोग पहले संधि वर्ण देखेंगे। संध्याक्षर पहले तो क्या हो गया? नु और दय। फिर हम लोग भान, फिर दीर्घ ऊ और दय। अब दीर्घ ऊ को हम यहाँ पर हमारे पास भान प्राप्त हो गया। दीर्घ ऊ को हम लोग कितनी स्थितियों में तोड़ सकते हैं? 4। कौन कौन सा? ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ का मेल, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ का मेल, दीर्घ ऊ और
हरस ऊ का मेल और दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ का मेल। फिर है द। इसमें कौन कौन से हमको शब्द युग्म बनेंगे? तो हमको पहला शब्द युग्म बनेगा भानुधन उदय, दूसरा होगा भानुधन उदय, तीसरा होगा भानुधन उदय, चौथा होगा भानुधन उदय। तो यहां पर हमने बताया था कि संधि विच्छेद की क्रिया करते समय हमें क्या होना चाहिए? संधि विच्छेद की क्रिया करते समय हमें वर्तनी का भी ज्ञान होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि भानु और उदय वर्तनी की दृष्टि से सही है। तो भानुदय का संधि विच्छेद क्या हो गया? भानुदय का जो संधि विच्छेद क्या हुआ? वह हुआ भानुधन उदय। उम्मीद है कि संधि विच्छेद करने का यह तरीका, यह प्रक्रिया आप लोगों को निसंदेह से ही लाभ पहुंचाएगा। आइए हम लोग चौथी स्थिति देख लेते हैं, नहीं तो चौथा नियम देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इस प्रकार से आप सैकड़ों शब्द हैं आप लोग करिए। अगर कहीं पर भी आपको संशय होता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, नंबर है व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, या ददरा अकादमी का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उस पर आके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर जो चतुर्थ नियम है उसको हम लोग देख लेते हैं। चतुर्थ नियम में क्या होता है कि दीर्घ री एक किससे मिलता है? ह्रस्वरी और ह्रस्वरी के मेल से। हालांकि हिंदी में यहां पर भी ह्रस्व ही आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ह्रस्व ही आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। जैसे एक शब्द है मातृण, यह इस प्रकार से लिखा हो या इस प्रकार से लिखा हो, कोई भी फर्क हमको नहीं मानना चाहिए। अब यहाँ पर संधि वर्ण क्या है? तो संधि वर्ण त्रि है, यानी माँ यहाँ लिख लेंगे, त यहाँ है, उसके बाद दीर्घ री है और अड़ है। अब हमारे पास दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति कौन सी बनती है? पहला है ह्रस्वई और ह्रस्वई का मेल। यहाँ एक ही स्थिति की, सॉरी दो नहीं, यहाँ पर हरस एक ही स्थिति बनती है। कौन कौन सी? तो री और री का मेल। ये सबसे आसान है। तो यहाँ शब्द क्या बन जाएगा? मात्र, और यहाँ क्या बन जाएगा? ऋण। उम्मीद है कि यह संधि विच्छेद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है? दूसरा है शब्द है पितृण। इसमें संधि वर्ण क्या है? तो त्रि है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी त्रि और ड़। इसको हम फिर लिख सकते हैं, तय को हम लोग अलग कर लेंगे तो यहाँ दीर्घ री है और ड़ है। फिर यहाँ है, यहाँ पर एक स्थिति बन सकती है कि री और री का मेल हो और ड़ है। तो यहाँ क्या बन सकता है? यहाँ बन सकता है पितृ और ऋण। बस उम्मीद है कि यह बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। और एक शब्द देख लेते हैं, भातृ। भातृकार एक शब्द होता है, भातृकार। यहाँ पर संधि वर्ण क्या है? त्रि है, तो हम इसको लिख सकते हैं भात, फिर है दीर्घ री कार। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं भात, फिर यहाँ है री और री का मेल और कार। फिर ये क्या बन जाएगा? भात, फिर री धन री और कार। शब्द क्या बन गया?
भातृ प्लस ऋकार। उम्मीद है कि संधि विच्छेद करने का यह प्रक्रिया आप सबके लिए आश्चर्यजनक रूप से नवीन रहा होगा। न तो किसी वीडियो में आप लोग देख लेंगे दिया होगा और न ही किसी पुस्तक में दिया होगा। अब इस संधि और संधि विच्छेद करने की क्रिया आप लोगों के लिए कितना सरल हुआ, यह मेरा परिश्रम इसी पर निर्भर करता है। यदि आप लोग इस प्रक्रिया को समझ करके अच्छी तरह से संधि और संधि विच्छेद कर लेते हैं तो मैं अपना प्रयास सफल मानूंगा। आप सभी को से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को देखें और सबसे लास्ट में उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस पर आवश्यक रूप से कमेंट करते रहें। आप लोगों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।